बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष आप। और आपको मैं बता दूं कि ये हम सबको पता है कि हमारे देश की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो आज से नहीं बल्कि दशकों से इन ठिकानों का पता अपने पास रखी हुई थी। मतलब मेरा मानना है कि हमारे देश में जो इंटेलिजेंस में काम कर रहे हर एक अधिकारी है उनको पता है कि आतंकवादी के ठिकाने कहाँ कहाँ पाकिस्तान और पीओके में है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उनके मजबूत ठिकानों को भारत ने ढेर कर दिया है, भारत की सेना ने ढेर कर दिया है। पता पहले से था कि ठिकाने वहां हैं, लेकिन उन ठिकानों तक पहुंचने की जो अटैक हमने वो नहीं की जा प्रिसाइज अटैक हमने पहले हमने भी बालाकोट में की थी जब एयर स्ट्राइक हमने किया था। हालांकि तब हमने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं की थी। 1971 के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस बार यह बता दिया अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में भी घुसने से हम गुरेज नहीं करेंगे। 54 सालों के बाद विवेक पहली बार ऐसा मौका आया कि हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर स्ट्राइक की हो। बिल्कुल, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा है। और हमने बता दिया कि अगर आतंकी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, छिपे हैं, तो वो वहां पर सेफ नहीं है, वो वहां पर बच नहीं सकते। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल अभय कार्की सर और राकेश शर्मा जी, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी हैं। सबसे पहले कार्की सर आपका रुख करेंगे। और ये जो बात लगातार की जा रही है 71 के बाद, लगभग 54 साल के बाद, जैसा कि आशीष ने भी कहा, भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी पर जाकर उन इलाकों को निशाने पर लिया जो आतंकवादियों के कैंप कहे जाते थे। तो क्या यह मैसेज क्लियर है कि आप पाकिस्तान में कहीं भी हो, ऐसा नहीं हम सिर्फ पीओके के लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लॉन्चिंग पैड्स को अटैक कर सकते हैं? ये जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। पहले हमने क्या किया था, जब पहले स्ट्राइक्स थे हमने अपने को लिमिट किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, जिसको पीओजी भी कहा जाता है। और पाकिस्तान यही सोचता था कि जो भी रिटेलिएशन इंडिया का आएगा वो एस्केलेशन को बचाने के लिए उसी इलाके में आता जाएगा। इसलिए वो एलसी के इलाके को छोड़ के, लाइन ऑफ कंट्रोल को इलाके छोड़ के, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि जम्मू से नीचे है उसको हम नहीं एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर को आप अगर क्रॉस करो तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। जो इनका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा टेरिटरी हम मानते हैं। तो इस लाइन को लेते हुए पाकिस्तान की जरूरत होती थी कि बार बार हमें तंग करेगा और अपने को तैयार रखता था सिर्फ उस इलाके में जहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था। इस बार मोदी जी ने बाहर जाके उनको मारा है और एक जगह 9 जगह पे मारा है। तो ये एक बहुत तगड़ी मैसेजिंग है और ये पाकिस्तान को पहले ही पता लगना चाहिए था कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप और नया हिंदुस्तान जो है वो अपनी पुरानी सेल्फ डिफाइंड लिमिट्स पे नहीं रहेगा। खुद हमने अपने को बांधा हुआ था और जो मोदी जी ने भी बोला था मैंने फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है, उसका मतलब यही था कि आप अपनी प्लानिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके तक ही सीमित ना रखें, आप फ्रीली सोचें कि कहां पे जो आया था हमें मारने उसकी शहरग है या उसका जो नर्व सेंटर है और जो उसकी टॉप लीडरशिप है कहां कहां पे है, वहां पे हम मारेंगे और किस जगह पे है और पाकिस्तान क्या जवाब देगा वो मेरे पे छोड़ दो। तो इसीलिए अभी जो हमारे टारगेट सिलेक्शन था 9 तो अभी हमने फेज 1 में किया है, ये 21 से 22 टारगेट्स होंगे। ये जो भावलपुर और मुरीद के, ये बहुत पहले से 20-25 साल पहले से हमेशा आर्मी की इंटेलिजेंस की नजर में रहते थे एज टारगेट्स, क्योंकि वहां पे हमें पता था कि पाकिस्तान आर्मी की शह में, पाकिस्तान कैंटोनमेंट के बगल में ये लोग बैठ के जो है ये हरकतें करते हैं और ये सोचते हैं कि जो प्रोटेक्शन, जैसे आप मान लीजिए भावलपुर 31 कोर पाकिस्तान की है, कोर हेडक्वार्टर है, तो उसी का जो प्रोटेक्शन है वो उसको इनहेरेंटली, चाहे वो एयर प्रोटेक्शन हो जाए, एंटी एयरक्राफ्ट हो जाए, चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस है, उससे बहुत कुछ मनोबल मिलता था और ये इनका हेडक्वार्टर था। तो हमने वहां पे जाके भी उनको मारा है। इससे पाकिस्तानी आर्मी की जो थू हुई है कि वो अपनी कैंटोनमेंट के इलाके में ही किसी को नहीं बचा पाए, तो बाकी क्या बचाएंगे। और दूसरा, जहां तक कि ये सिविलियन की बात कर रहे थे पाकिस्तानी पत्रकार आके, इनमें अभी मैं आपको पीछे ले जाता हूं। कारगिल की लड़ाई हुई, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री आई, पाकिस्तान ने बोल रहा ये तो सिविलियन थे, फौजी नहीं थी, उनकी लाशें लेने से भी मना कर दिया। ये एक पॉइंट था। दूसरा, हम बालाकोट में गए, उनको 300 टेररिस्ट को मारा,
कहते हैं कि जंगल में 2 पेड़ और 2 कौवे चले गए, वो भी नहीं मारा। आज की तारीख में हमने जाके 9 जगह पे इनको मारा, उसकी फोटो भी ली और शहर के बीच में भी गया और इन्हीं के लोगों ने फोटो भेजी है। तो अब इनको झूठ बोलने के लिए रहा कि वो तो सिविलियन है। तो ये भाई साहब हमको जरा इन्फॉर्म करें कि टेररिस्ट की कौन सी वर्दी होती है, तो हम उसी वर्दी को लें। वैसे जहां तक अब नया हम देखते हैं, जो इनके आर्मी के चीफ हैं वो खुद एक मुल्ला की तरह बोलते हैं और वो भी इसी कैटेगरी में अभी आ गए। अभी तक जो फौज थी उसका एक रुतबा था और एक वो अलग किस्म से एथिक्स, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ वॉरफेयर को फॉलो करती थी। लेकिन आज की जो इस्लामाइज्ड, ये जो रेडिकलाइज्ड आर्मी है, ये खुद मुल्ला बन गई है। तो ये खुद हमें बताएं कि कौन सी वर्दी मुल्लों की होती है। और आज की तारीख में अगर आपको पता था ये आपने कौन सी वर्दी होती है, कौन सी वर्दी होती है, रमन हमारे साथ स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। रमन, और दूसरा एक और पॉइंट जी, अगर हमें पता है मुरीद के और भावलपुर, मतलब ये तो फौज का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे ये सब छुपे हुए हैं और इनको ये पालते हैं। तो जब हमको पता था कि यहाँ पे टारगेटिंग हो सकती है, आपको अपने बीबी बच्चों के साथ वहां सोना जरूरी था। ये जो हाफिज सईद का भाई है, हाफिज सईद का भतीजा है, ये भी तो टेररिस्ट है। क्यों ये अपने परिवारों के बीच में छुप के सो रहे थे? वहां पे बिल्कुल सही बात है सर, यही बात हमने भी कहा बच्चों को कि भी मरवा दिया, अपनी बीवियों महिला को और मरवा बच्चों दिया, की आड़ में अपनी बहनों को रहने मरवा वाले दिया। ये हमास वाला पूरा एकदम मोडस ऑपरेंडी है। एक और लास्ट बात, हाफिज सईद को अभी वो आया था कि मेरी पूरी फैमिली मर गई, मेरे को भी मार दो। मैं 14 दिन पहले आपको बता रहा हूं, हमारी बहनों ने बोला था पहलगाम में मेरे शौहर को मार दिया, मेरे आदमी को मार दिया, मेरे को भी मार दो। मसूद अजहर ने ये बात कही है कि मुझे भी मार दो। जी, उनको क्या बताया गया था? जाओ मोदी को बताओ। और आपके मसूद अजहर को मेरी ख्वाहिश है कि आप बताएं अपने थ्रू कि नहीं, वो खुद ही बता रहा है कि मुझे भी मार दो। रमन के पास चलूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रमन उस एरिया में मौजूद है, बॉर्डर के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर यह कहा गया है कि उस एरिया को धीरे धीरे खाली करिए, क्योंकि बॉर्डर की तरफ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, गोलीबारी की जा रही है। रमन, तस्वीरें बताइएगा, जानकारियां दीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर के इलाके में। जी हाँ आशीष, देखिए जिस तरीके से लगातार भारत की तरफ से कठोरतम कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान और पीओके के इलाके के अंदर आतंकी कैंपों पर की गई है, उसके बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। जिस तरीके से कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। अब ये भी डर सता रहा है कि कहीं जो पुंछ के नीचे राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर का जो इलाका है वहाँ पर भी पाकिस्तान की शेलिंग ना शुरू हो जाए। इसलिए एहतियातन तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, खास तौर पर बच्चे और महिलाएं जो हैं, उनको फिलहाल घर से बाहर जो है वो दूर भेजा जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फायरिंग होती है तो उससे इनको सुरक्षित रखा जा सके। एक मिनट, ये नाम बताइए आपके यहाँ का? मेरा नाम ममता देवी। ये बताइए क्यों आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, किस बात का? फायरिंग हो रही है इसलिए जा रहे हैं। फायरिंग का डर आप लोगों को? हाँ जी, पहले भी कई बार ऐसे आप लोगों को? पहले भी हो रहा है। ये बताइए, जो आज आप सो रहे थे, सुबह उठे और आपको मालूम चला कि भारत की सेना ने ये कार्रवाई कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा लगा? सीना चौड़ा हो गया आपका? सीना तो चौड़ा हुआ है, पर हम भी डर रहे हैं ना, इसलिए जा रहे हैं। हमने इतने टाइम जाता है कोई घर छोड़कर, इस टाइम पता है आपको, कोई बच्चे हैं छोटे छोटे, यही डर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए आप फिलहाल? हाँ, इसलिए जा रहे हैं। पूरा गांव जो है यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है? हाँ, पूरा गाँव ही जा रहा है। आपका क्या नाम है? रीता देवी। ये बताइए, आप क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? फायरिंग हो रही है। फायरिंग का डर है आपको? अभी फायरिंग हुई तो नहीं है, लेकिन डर है आपको? हाँ। तो किसी ने बोला आपको यहाँ से निकलने के लिए, खाली करने के लिए? देखिए, प्रशासन भी जो है वो नहीं चाहता है कि अगर किसी तरीके का मिस एडवेंचर पाकिस्तान करता है तो उसमें किसी भी तरीके के लोकल लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, वो उनको कोई नुकसान हो। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों से, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर इस समय चल रही है। लोग जो हैं वो खास तौर पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको अपने घरों से दूर लिया जा सकता है। यहाँ पीछे आप देखिए, ऑटो जो हैं वो लगातार भरे जा रहे हैं। इन ऑटो में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर लिया जा रहा है, जहाँ पर किसी तरीके का खतरा ना हो, जहाँ पर पाकिस्तान का गोला जो है वो पहुँच ना सके। तो ये आप देखिए, ऑटो में लोग जो हैं अपने अपनों को जो है वो यहाँ से सुरक्षित स्थानों की तरफ बाहर भेज रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो अपने बैग पैक कर यहाँ से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा पीछे से कि यहाँ पर क्या कुछ हालात है, ये देखिए, ये टेम्पो है और इस टेम्पो में भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ से निकलने की कवायद कर रहे हैं और सामान जो है वो उन्होंने अपना पीछे जो है यहाँ पास वापस लौटेंगे। तिलक पर देवसर जी सब कुछ कह रहे हैं, उनकी बाइट आ रही है, वो सुनते हैं एक बार, क्योंकि
वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर हैं और भारत के इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं। इस बोर्ड का गठन अभी चंद दिन पहले किया गया है। Pakistan decided to gamble once again to resort to terrorism, and India has demolished that belief. And not one, not two, but 9 camps have been struck in so-called, in POJK, as well as in mainstream Punjab. So whether it's the snake pits of Muridke and Bhavalpur and other camps have been struck, and the Indian armed forces have taken care that only the terror camps have been struck, no military installation has been struck, and no civilian targets have been struck. So I think this has demolished a lot of the doctrines that Pakistan was harboring, that they can continue to bleed India through terrorism and that India will not react. Earlier today also, Secretary Vikram Misri along with Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh has addressed the press conference where they have mentioned the line of action, how it was carried out. What would you like to say on that? So there again, 2 women officers. तो तिलक देवसर को सुन रहे थे आप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर है। तैयब बलोच कुछ कहना चाह रहे हैं और राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दोनों के पास आओ। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर के मरकज तैयबा की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मरकज तैयबा की ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। मरकज तैयबा पहले कैसा था और अब कैसा है। पहले एक आलिशान इमारत यहां पर थी, एक गगनचुंबी गुंबद इसमें देखा जा सकता था, लेकिन भारत ने जब ऑपरेशन लॉन्च किया उसके बाद की तस्वीर क्या है वो आपके सामने है। तो इन 2 तस्वीरों को देखिए, जो पुराना वीडियो था मरकज का वो और अभी का। जो स्ट्राइक हुई है वो इसी गुंबज के जरिए, जो बम था वो नीचे की तरफ गिरा, और ये देखिए ये जो गुंबज है अब वो गुंबज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितनी तबाही हुई है। मरकज का पुराना वीडियो और स्ट्राइक में जो मरकज तबाह हुआ उसका, जो गुंबज का हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट गया। ये उसके बाहर का इलाका है, कुछ हिस्से अंदर के हैं कुछ बाहर के हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मरकज का पुराना वीडियो और स्ट्राइक में जो मरकज तबाह हुआ है उसका। 2 तस्वीरें आपके सामने। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तैयब बलोच आपके रिएक्शन के पास के लिए आ रहा हूं। राकेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी। और सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के सभी जवान जो पार्टिसिपेशन थे, जो बैकएंड में सपोर्ट में थे, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। 9 जगहों पे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब बता रहे थे कि बहावलपुर में जो 31 कोर आर्मी का बटालियन है उसके साथ जो इनका टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप था, जो मसूद अजहर का अड्डा था जहां से संचालित होता था ये आतंकवाद का पूरा खेल, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे तबाह कर दिया। और आज देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जितने भी भारतवासी 140 करोड़ की एक खूंखार आतंकवादी जो सीना चौड़ा करके बोलता था कि भारत में घुस के मारेंगे, आज रो रहा था कि मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं, अकेला बचा हुआ है क्योंकि वो छुप गया था बंकर में। इसकी अगली बात मैं करता हूं, जो पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे थे कि सिविलियन मरे। जब तुम सिविलियन की गोद में जाके बैठोगे जी, परिवार के साथ जाने की क्या जरूरत थी। आप आतंकवादी कैंपों में अपने परिवार को रख के आप अपने आप को बचाना चाहते हो। 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और ये पहली स्ट्राइक है। जो बात करते हैं ना कि अभी इनको पहला एक सबक दिया गया है और इंडिया वेट करेगा कि इनकी तरफ से अगर रिटेलिएशन होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और भारत तैयार है, भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अभी नेवी का मेजर स्ट्राइक होना बाकी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, नेवी का मेजर स्ट्राइक होना बाकी है। तैयब बलोच से रिएक्शन के लिए जा रहा हूं। तैयब बलोच, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि भाई वहां पर महिलाएं बच्चे क्या कर रहे थे जब टेरर कैंप आपको चलाना है। दूसरा ये कि आतंकियों की कौन सी वर्दी होती है, कौन सा आईडी कार्ड होता है जिससे पता चले कि आतंकी मारे, सिविलियंस मारे गए, आतंकी नहीं मारे गए।